हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार क्लासेस। आज की वीडियो है LSC 01 यूनिट 3 है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने जो यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक यूनिट 3 स्टार्ट किया था उसके कुछ टॉपिक हैं बचे हुए। तो जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियन, जिसमें माइटो का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे बायोब्लास्ट भी बोलते हैं। और जो ये तो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कैसे पड़ा, और इसे बायोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, सो दीज आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर बात करें कि ये देखने में किस शेप के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली रॉड शेप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इलोंगेट है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, रॉड शेप इसीलिए बोला है रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। आपकी बुक में डायग्राम गिवन है। आप इस डायग्राम में आपको जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है वहाँ पे सभी जो पार्ट्स हैं उन सभी को लेबल करके लिखा हुआ है। उन पार्ट्स की जो लेबल की हुई हैं उनकी जो एक्सप्लेन करेंगे उसको वन बाय वन करके। तो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं इसको इलाबोरेट करूँगी जिसके जितने भी इसको लेबल किया गया है जो पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो हर बार आता है, वो है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे स्टार डालने के ये पॉइंट याद रखना ही रखना है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर द साइट्स ऑफ ATP, मतलब कि एनर्जी करेंसी प्रोडक्शन इन द सेल। मतलब ये वो जगह है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल में। तो इसीलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि सेल को जो पावर मिलती है वो एनर्जी से मिलती है, तो वही यहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप बात करोगे कि व्हाट इज ATP, एनर्जी करेंसी, ये क्या चीज़ है? तो उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या है, द फ्री एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। फूड स्टफ है और जब उसकी डाइजेशन होती है तो उसकी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फ्री एनर्जी। एंड फ्रॉम लाइट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्पेशल फॉर्म, मतलब कि इसका यूज होने से पहले ये लाइट्स के साथ रिएक्ट करके ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्पेशल फॉर्म में, और इसी स्पेशल फॉर्म को बोलते हैं कैरियर ऑफ फ्री एनर्जी इज ATP। तो आप जहां भी लिखोगे एनर्जी करेंसी तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड टू बी कैपेबल ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, चेंजिंग, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप और पोजीशन सेल में चेंज कर सकते हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये डिवाइडेड है दो मेम्ब्रेन्स के साथ और दो कंपार्टमेंट के साथ। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी 3 लेयर्स बनी होती हैं। तीनों जो लेयर्स हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड होती हैं इनर मेम्ब्रेन से। तो इतना जो आपको 6 से लेकर 8 नैनोमीटर स्पेस लिखी हुई है, तो इसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन में इतना स्पेस होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ही ज्यादा इन फोल्डिंग्स होती हैं। आपकी डायग्राम में, जब आपकी स्क्रीन में डायग्राम आई थी, आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था क्रिस्टा। तो क्रिस्टा क्या? इन फोल्डिंग, जो भी वो इन फोल्डिंग्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन में है। अब क्रिस्टा क्या है इसका भी समझ लें। द क्रिस्टा वेरी इन नंबर एंड शेप, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली लाइन होते हैं, पैरेलल पोजीशन पे होते हैं। नंबर ऑफ क्रिस्टा डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट है एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ, जो आपको 6 से लेकर 8 नैनोमीटर बताई गई थी। तो वो जो स्पेस है उसे एक फ्लूइड के साथ, उसमें फ्लूइड फिल्ड है जिसे बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अब ये क्या है? स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये बहुत ही डेंस होता है और प्रोटीनियस मटेरियल के साथ बना होता है। दीज आर द साइट्स ऑफ, यहाँ पे होता क्या है, बाइंडिंग ऑफ आयंस।
किस किस के, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो हैं उनकी बाइंडिंग होती है। मैट्रिक्स में एक्चुअली में होता क्या क्या है, राइबोसोम्स, आरएनए, सर्कुलर डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं और कुछ सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। F1 पार्टिकल्स, ये भी इसी का पार्ट है। क्रिस्टा अपीयर टू कवर विद मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, मशरूम लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल स्टार्क्ड सफियर लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एंजाइम्स। F1 पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि स्टार्क्ड स्फीयर शेप के होते हैं और उनमें एक्चुअल में होते हैं एंजाइम्स। तो ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं ऑक्सीजोम्स या फिर F1 पार्टिकल्स। नेक्स्ट बात करें, सिंस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि इसे एनर्जी करेंसी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसीलिए ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रिस्टा, जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे पैरेलल लाई होते हैं, तो वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टा होंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके लिए प्रोवाइड होगा, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। कहने का मतलब यही हुआ, ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रिस्टा लार्जर द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, मतलब कि उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। When mitochondria are actively involved in phosphorylation and electron transport, तब crista are more randomly distributed and intermembrane space remain greatly enlarged। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर बताना है, और ये पॉइंट 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट आता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। जो मेन पॉइंट है जो आपको लिखने हैं वो मैंने पॉइंट्स में बताया। आपके बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट कैसे लिखें। तो ये बने बनाए नोट्स है, तो आप जहां आप वीडियो देखें और इन पॉइंट्स को नोट करें। सबसे पहले आप बताया कि इसे बायोब्लास्ट भी बोलते हैं और इसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी और ये किस शेप के होते हैं। मेन पॉइंट क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप एनर्जी करेंसी लिखना चाहें लिखें, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितने टाइप्स के हैं, उसमें मेन पॉइंट्स लिखने हैं कि उसके मेन पार्ट्स क्या है, उनका काम क्या है, जितने भी इसमें मेम्ब्रेन्स हैं उनमें कैसे सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं। क्योंकि जो एटीपी प्रोडक्शन जो इसका फेमस जो इसका काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इसकी जो खासियत है उसे और कैसे बढ़ाता है। तो आगे बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक यहाँ तक खत्म है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट मेनली फाउंड इन द सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड मोस्ट कॉमन आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लास्टिड्स। कहाँ, सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। लोकेशन कहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं लीव सेल्स में, या फिर ज्यादातर ये मिलते हैं प्लास्टिड्स। Chloroplasts are limited by smooth outer membrane which regulates the transport of material between cytoplasm and the interior of organelle। तो ये क्या है, स्मूथ, these are limited by smooth outer membrane। और ये करते क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किस किस के बीच में, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली के अंदरूनी पार्ट्स जो हैं उनमें आदान प्रदान करते हैं इन पार्टिकल्स का। तो लैमेले, अब एक जो मेन पार्ट है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रही है क्लोरोप्लास्ट के लिए, जिसमें कुछ लेबल किए हुए हैं, कुछ नेम हैं, तो उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लैमेले क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन रन्स पैरेलल टू द आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। जो इनर मेम्ब्रेन है इट गिव राइज टू सीरीज ऑफ इंटरनल पैरेलल मेम्ब्रेनस शीट्स कॉल्ड लैमेले। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फर्दर पैरेलल शीट्स बनी हुई हैं जिसे लैमेले बोलते हैं। लैमेले आर सस्पेंडेड, अब ये सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है जिसमें कम से कम 50% प्रोटीन होता है, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं। अब जो लैमेले जो है सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, अब जो वो मैट्रिक्स बनाते हैं फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स, तब ये क्या होते हैं, थिलैकॉइड्स भी बोल सकते हैं इसे। मोस्ट ऑफ लैमेले इन द क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर। दे आर, अब ये क्या है, फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं स्टोमा के साथ।
दे आर स्टैक्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स फॉर्मिंग अ ग्रैना। पिगमेंट्स इसके क्या क्या हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स हैं, प्लास्टिक्विनोन है। दीज आर प्रेजेंट्स इन दिस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, जो सभी के सभी फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, यू नो वेल। अब इसका फंक्शन क्या है कि जो लाइट सनलाइट है उस एनर्जी को ट्रैप करा जाए और जब भी फोटोसिंथेसिस के लिए नीड हो तब उसे यूज किया जाए उस लाइट एनर्जी को। फॉर्मेशन किसकी हो सके? ताकि एटीपी और NADPH। अब ये थे कुछ क्लोरोप्लास्ट के पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो 5 नंबर में सफिशिएंट होंगे विद डायग्राम, क्योंकि डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप। अब जो हमने टॉपिक पढ़े उनमें कुछ कॉमन चीजें भी हैं, वो क्या हैं? दोनों ही ओरिजिनेट होते हैं और डेवलपमेंट जो इनकी है वो एक ही तरीके से होती है। दे फॉर्म्ड बाय फिजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलिज, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलिज हैं उनकी फिजन हो जाती है, दोबारा से वो बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। दोनों DNA भी है, दोनों में RNA भी है, राइबोसोम्स भी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है, DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इज सर्कुलर इन शेप, वो सर्कुलर शेप में होता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए DNA क्लोरोप्लास्ट का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उससे ये पता चलता है कि जो DNA क्लोरोप्लास्ट का इट इज मच बिगर देन माइटोकॉन्ड्रियल DNA। प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम्स इन बोथ, दोनों में DNA भी है, राइबोसोम्स भी है। नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटा से 2-3 पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डोमिनेंट ऑर्गेनेली है। सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जिन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं वो सभी के सभी शेप, साइज, नंबर में वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक में ज्यादा सेल्स हैं तो उसका सेम, सभी न्यूक्लियस का सेम शेप, सेम साइज होगा, सेम नंबर होगा दूसरे सेल की तरह, नहीं, इनका नंबर वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो रेड लीवर सेल्स हैं दे हैव 2 to 3 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 से लेकर 3 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। सम सेल्स लैक न्यूक्लियस, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। कब? एट मैच्योरिटी, सच एज आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल्स, आपने 10th क्लास में सीव ट्यूब सेल्स पढ़ा होगा, और जिसमें न्यूक्लियस की लैक होती है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस वॉज कंसिडर टू, अब जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उस टाइम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइम ये माना जाता था कि जो न्यूक्लियस है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन है, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता था। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं बना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स नोन एज न्यूक्लियर एनवेल्प, जिसे न्यूक्लियर एनवेल्प बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इनर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर कंटेंट से सराउंडेड होती है। एट सर्टेन प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेल्प, अब न्यूक्लियर एनवेल्प क्या है? जो अभी हमने बोला है 2 मेम्ब्रेन्स, उन दोनों मेम्ब्रेन्स की बात करी गई है। कुछ जगह पे ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है दीज इट इज इंटरप्टेड बाय अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, कुछ पोर्स होते हैं, और जो पोर्स होते हैं दीज आर एनक्लोज्ड बाय सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसे एनुली बोलते हैं, एनुली। अब ये जो पोर्स और एनुली है दोनों को इकट्ठे बोला जाए तो इसे हम बोलेंगे पोर कॉम्प्लेक्स। जहां पे पोर कॉम्प्लेक्स की बात है इसका मतलब इन दोनों की बात हम कर रहे हैं। पोर्स, अब पोर्स क्यों होते हैं, इनका काम क्या है? दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, किस किस के बीच में? बिटवीन न्यूक्लियर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर फ्लूइड जो है उनमें एक्सचेंज करता है मटेरियल, ये जो पोर्स होते हैं, ताकि इनमें से जो फ्लूइड है, क्योंकि पोर्स हैं तो फ्लूइड है, इनमें से पास आउट हो सकता है। जब सेल की डिवीजन होती है, यही जो डबल मेम्ब्रेन है इट डिसअपियर्स, और जब सेल जो न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होता है तो ये क्या हो जाती है, जो न्यूक्लियर एनवेल्प है वो रीअपियर हो जाती है। मतलब जब सेल टूटते हैं, डिवीजन होती है, तब ये डिसअपियर हो जाते हैं। जब दोबारा से सेल बनते हैं तो न्यूक्लियस बनता है, तब ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवेल्प भी दोबारा से बन जाता है। न्यूक्लियोलस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्लूइड, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर फ्लूइड से सेपरेटेड नहीं है। इट इज एसोसिएटेड
किसके साथ? क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है इन द न्यूक्लियोलस। द आरएनए सिंथेसाइज, राइबोसोमल आरएनए बनता है एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती हैं। ये आप मेन पॉइंट जो है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पॉइंट याद रखें कि इसमें होता क्या है। क्रोमैटिन, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल द क्रोमोसोम्स आर अनकॉइल्ड। वैसे तो क्रोमोसोम्स कॉइल शेप में होते हैं, बट देन जब रेस्टिंग शेप स्टेज में होते हैं तब ये अनकॉइल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यहां तक न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस है, वो टॉपिक भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटल सिस्टम। अब ये क्या होता है? कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो है, आपको पता है उनको, उनकी प्रॉपर्टी है जैसे कि शेप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मूवमेंट है, ये सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स? प्रोटीन फिलामेंट्स की। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करते हैं कि उसकी शेप्स कैसे बनती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, उनके पार्ट्स कैसे बनते हैं, मूवमेंट कैसे होती है, वो सभी के सभी प्रोटीन फिलामेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो साइटोस्केलेटन है, इसका काम क्या है? इट मेंटेन्स द सेल शेप एंड हेल्प इन द सेल मूवमेंट। ये बात याद रखें, सेल शेप को मेंटेन करता है और सेल मूवमेंट में हेल्पफुल है। Centrioles and basal bodies. Centrioles are usually found near the cell nucleus. It is an important characteristics of the centrioles. ये बात याद रखें, कहाँ होता है? न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल क्लोज। बेसल बॉडीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेंट्रियोल्स, बट वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? फ्लैजेला एंड सीलिया। अब ये दोनों क्या चीजें हैं? जो फ्लैजेला और सीलिया है, दीज आर द लोकोमोटर ऑर्गेनाइज दैट हेल्प इन propel a cell towards and or away from the material surrounding the cell. सेल के पास जो मटेरियल्स हैं उसके क्लोज लेकर आना, उससे दूर लेकर जाना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इन ये जो है हेल्पफुल है। सीलिया की बात करें, दीज आर शॉर्टर इन साइज एंड मोर इन नंबर देन फ्लैजेला। सीलिया का नंबर भी ज्यादा है बट साइज फ्लैजेला के कंपैरेटिव कम है। दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। Each contains a circular 9 pair of microtubules। मतलब सभी में एक 9 पेयर का स्ट्रक्चर होता है। आपके सामने स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रही है जिसमें स्ट्रक्चर्स, एक ऐसे सर्कल्स दिखाए गए हैं, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बना होता है। अब मैंने बोला है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका मतलब है कि अभी हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज थिंग्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर द लॉन्ग होलो सिलेंडर्स विच आर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। प्रोटीन ट्यूब्यूलिन की जो यूनिट्स हैं, काफी सारी यूनिट्स आपस में ऐड हो जाती हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो लंबे लंबे स्ट्रक्चर एक सिलेंडर शेप के बनते हैं। अब इनका काम क्या है? They help to maintain the cell shape and important for intercellular movement। वही सेम कि सेल की शेप को मेंटेन करते हैं और इंट्रासेलुलर मूवमेंट में हेल्पफुल हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म डायनामिक स्ट्रक्चर्स। डायनामिक स्ट्रक्चर्स है मतलब चेंज होती है, लाइक किसके जैसे? स्पिंडल्स के जैसे। जब सेल डिवाइड होता है, सेल की डिवीजन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट out from the cell center which is microtubule organizing center and is located near the nucleus। जब सेल की डिवीजन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेल सेंटर से रेडिएट होते हैं, which is microtubule organizing center, जो ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल जहां पे बनता है, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है। और इनका मेन इंपॉर्टेंट काम, ये बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रोल इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू अ न्यू सेल। अब सेल जब डिवीजन होती है उनमें बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन करें क्रोमोसोम्स की, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो प्ले करता है वो रोल, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ही करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर फॉर्म्ड अ नेटवर्क क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड कंटिन्यू विद द नेटवर्क ऑफ साइटोसोल्स।
They perform some cytoskeletal and contractile function and help in cellular motion. अब यहाँ पे आप एक सीधी बात याद रखें कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का जो मेन काम है सेल की शेप को मेंटेन करके रखना और उसके साथ साथ जो सेल की मूवमेंट है उसको भी मोशन में, सेल को मोशन में रखना इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ तक आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द सेल्स ऑफ एन इंटेस्टाइन अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। जो इंटेस्टाइन सेल्स हैं वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसके लिए? ताकि मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन टू द अदर सेल। अब कौन सी ऑर्गेनेल इसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी? विच इज वेरी मच कंसेंट्रेटेड इन दी सेल एंड वाई? उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ गई, ये बात आप याद रखें, वहां पे एनर्जी करेंसी मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? बिकॉज दीज जनरेट एनर्जी इन द सेल। Next question. Nuclear membrane is interrupted by nuclear poles at several places. What is their significance? अब इसका क्या significance है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है these are interrupted by nuclear pores at several places. क्यों? क्योंकि अब ऐसे पोर्स क्यों होते हैं आपको ये बताना है कि इनका काम क्या है, सिग्निफिकेंस। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे पोर्स थे उससे क्या होता है, पोर्स के बीच में से मटेरियल निकलता है किस कहां से कहां तक? न्यूक्लियर फ्लूइड से लेकर साइटोप्लाज्म तक। वाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस क्यों हम इसे बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या है? डीएनए, the hereditary material and ribosomes, the machinery for protein synthesis are present in mitochondria. क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट की बात, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की बात करें, हेंस दे आर कंसीडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? जो अपना काम खुद करे, जो अपनी जिम्मेवारी पे काम करे, जो पूरा बड़ा ग्रुप हो। तो डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है एंड राइबोसोम्स द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। डिफरेंस आपको बताना है सेंट्रियोल एंड सीलिया और फ्लैजेला में। सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके केस में क्या है? 9+2 ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला में अगर बात करें वहां पे डबलेट्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बात डबलेट्स बोले या फिर 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोले, एक ही बात है। तो वहां पे आप याद रखें ट्रिपलेट्स किसके केस में? सेंट्रियोल के केस में। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का जो है उसमें क्या है? फॉर्म ऑफ डबलेट्स है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। इसी के साथ हम चैप्टर जो है इसका यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट जल्दी ही विदाउट एनी डिले नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो भी पूछें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, और जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आपको नीड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए, क्योंकि हम इसी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।